जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गिरी क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उमेश सर के द्वारा आपको शाम को 7 से 8 और 8 से 9 दो क्लासेस लाइव के माध्यम से दी जा रही और मेरे द्वारा आपको रेगुलर 3 बजे रोजाना 3 बजे अपलोड के माध्यम से इस चैनल पर आपको क्लास मिल रही है। उसमें आपके दो सब्जेक्ट हैं, पहली है बायोलॉजी, दूसरी है फॉरेस्ट्री। आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, और सभी लोगों का एग्ज़ाम भी एकदम नज़दीक में आ गया है। बस ज़्यादा दिन नहीं बचे, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और कुछ में चल भी रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में दी हुई हैं कुछ फैमिली दी हुई हैं बायोलॉजी के सिलेबस में, तो उसमें कि आज हमने एक फैमिली को उठाया है और ये फैमिली है, इसका कुल है, ये फैमिली है क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। तो कुल क्रोसीफेरी कुल आपको हम पढ़ाने वाले हैं और हम आपको ये सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम में आए, और ज़्यादा हम डीप में इसमें नहीं जाएंगे वरना आपके समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि आप आसानी से समझ पाए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फैमिली क्रूसीफेरी। तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इस क्रूसीफेरी फैमिली के पौधे होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी हैबिट्स कैसी होती हैं। तो यही देखेंगे। सबसे पहले आपकी हेडिंग यही रहेगी, स्वभाव, हैबिट्स। तो ये जो पौधे होते हैं ये एक वर्षीय होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे उस पर लिखा है एक वर्षीय। अब एक वर्षीय पौधे क्या होते हैं? एक वर्षीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनका बीज बोने से वे पौधे बीज उत्पन्न करने के बाद सूख जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके एक वर्षीय पौधे के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनका हम 365 दिनों में फसल बोएं और 365 दिनों में हम उसकी कटाई करके वो हमारे घर आ जाए, उसे एक वर्षीय पौधे कहते हैं। मतलब बीज बोने से बीज, जिस पौधे के बीज बोए उसके बीज पौधे बोने से बीज उत्पन्न होने तक वो पौधे उत्पन्न करके उसके बाद सूख जाते हैं, उसे एक वर्षीय पौधा कहते हैं। तो पहला इसका स्वभाव होता है एक वर्षीय होते हैं। फिर लिखा है बहुवर्षीय शाख। बहुवर्षीय शाख, इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आप लोग बहुवर्षीय में ये लिखेंगे या देखेंगे कि जो पौधे दो ऋतुओं से अधिक समय तक फसल देते हैं, जो पौधे दो ऋतुओं से अधिक समय तक फसल देते हैं, मतलब वो दो ऋतुओं के बाद भी वह पौधे सूखते नहीं है और चलते रहते हैं, फसल देते रहते हैं, उसे बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। तो ये क्रूसीफेरी जो आपका कुल होता है उसमें जो पौधे आते हैं उसमें आपका स्वभाव हो गया, उसकी हैबिट्स हो गई। अब देखेंगे हम मूल, रूट, उसकी जड़ कैसी होती है। तो इस पौधे में जो जो इस प्रकार के पौधे होते हैं क्रूसीफेरी में, उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती है। मूसला जड़ें आप कैसे समझेंगे? इनकी जड़ें जो होती हैं मूसला जड़ें, आप जैसे समझ लेंगे ये आपका सलजम हो गया और मूली हो गई। तो इसमें देखिए जड़ होती है वो इसकी एक मेन जड़ होती है, और इस जो मेन जड़ होती है उसमें देखो विभिन्न प्रकार की महीन महीन जड़ें अलग निकली हुई होती हैं, और ये जो जड़ होती है ऊपर से एकदम मोटी और नीचे जाते जाते इसकी मोटाई कम होती चली जाती है। जैसे आप लोग मूली को देख रहे होंगे तो ये भी आप समझ चुके होंगे रूट, इसकी मूसला जड़ें कैसे होती हैं। फिर हम देखेंगे स्तंभ। स्तंभ मानी स्टेम, इसका तना, इसका स्टेम में कैसा होता है। तो इसका जो स्टेम होता है वो शाखी होता है, इसका स्टेम शाखी होता है और शाखी होता है, और शाखी होने के साथ साथ वह ठोस भी होता है। ठोस कैसे आप समझेंगे? आप सरसों का पौधा देखे होंगे। सरसों का पौधा जब आप देखेंगे वो मान लीजिए ये सरसों का पौधा है और इसमें ये पत्तियां इसमें निकली हुई हैं, ये पत्तियां निकली हुई। तो ये आप देखेंगे ठोस के साथ साथ वो बेलनाकार, उसकी जो वो तना होता है, जो स्टेम होती है वो गोल गोल आकार की ठोस ठोस होती है, गोल गोल आकार की ऊपर से नीचे तक होती है। और उसमें पर्व व पर्व संधियां आप समझ रहे होंगे, उसके नोड्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके जो नोड्स होते हैं, पर्व संधियां या नोड्स, पर्व या नोड्स दो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं। इनकी पत्तियां सरल होती हैं, मतलब इनकी पत्तियां आसानी से आप देखिए एकदम सरल स्वभाव की होती हैं। और ये इसमें दिया गया एकांतर मूलज। एकांतर मूलज आप कैसे समझेंगे कि एकांतर मूलज ऐसा होता है जो इसकी पत्तियां होती हैं, मान लीजिए ये आपका सरसों का पौधा है तो इसमें पत्तियां एकांतर क्रम में लगी हुई होती हैं, एक सीधी, मतलब इनका एकांतर क्रम होता है। इसमें जो पत्तियां होती हैं उनका क्रम एकांतर क्रम होता है, और स्तंभिक होती हैं और जालिकावित होती हैं। स्तंभिक
और जालिकावित उनकी पत्तियां होती हैं। फिर देखेंगे हम पुष्पक्रम। इनका पुष्प क्रम क्या होता है? असीमाक्ष होता है। इनका पुष्पक्रम जो होता है वो असीमाक्ष होता है और समशिखी होता है। समशिखी असीमाक्ष होता है। ये आप लोग कैसे समझेंगे? असीमाक्ष क्या होता है? असीमाक्ष आप लोग ऐसे समझेंगे कि इनके जो पुष्पक्रम होते हैं वो पुष्प गुच्छों में होते हैं। जैसे आप देखे होंगे पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में होते हैं। इसके बाद समशिखी असीमाक्ष क्या होता है? इनके जो पुष्प होते हैं वो चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं। पुष्पक्रम इनका चारों दिशाओं में फैले हुए होते हैं। आप देखे होंगे गेंदा का फूल। गेंदा का फूल देखिए, उसका जो फूल होता है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है। उसी को हम असीमाक्ष और समशिखी असीमाक्ष कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पुष्प, इसका फ्लावर। जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं उनका फ्लावर कैसा होता है, उनका पुष्प कैसा होता है? त्रिज्या सममित होता है। त्रिज्या सममित आप कैसे समझेंगे? जैसे ये आपका फूल हो गया तो उसकी आप यहाँ पे उसकी त्रिज्या त्रिज्या उसकी चारों ओर समान होगी। उस फूल की त्रिज्या चारों ओर समान होती है। और फिर देखेंगे द्विलिंगी। इसमें द्विलिंगी आप कैसे समझेंगे? द्विलिंगी होता है इसमें नर और मादा एक ही होते हैं। नर और मादा दोनों एक में ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम द्विलिंगी कहते हैं। द्वितयी, इसका जो पुष्प होता है, द्वितयी से आप क्या समझे? इसका जो पुष्प होता है वो दो भागों में इधर उधर दो भागों में होगा। ये चतुष्ठी होता है। चतुष्ठी चारों तरफ समान हुआ होता है। इसका जो पुष्प होता है वो चारों तरफ समान, या तो चारों तरफ फैला हुआ होगा या दो तरफ फैला हुआ होगा। तो आप पुष्पक्रम भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं दलपुंज। जो क्रूसीफेरी के पुष्प या पौधे होते हैं उनका दलपुंज कैसा होता है? तो चार दली होता है। इनका पुष्पक्रम जो होता है वो चार दली होता है। चार दली का इनका पुष्प चार भागों में विभाजित हुआ होता है। इनका दल चार भागों में विभाजित होता है और जो ये दल चार भागों में विभाजित हुआ होता है इसका निचला सिरा संकीर्ण होता है। इसका जो निचला सिरा होगा वो संकीर्ण होगा और जो ये संकीर्ण सिरा होता है इसको ही नखर कहते हैं। दलपुंज चार दली होता है। चार दली का मतलब होगा इसका दलपुंज दो भागों में डिवाइड हुआ होता है और जो इसका निचला सिरा होता है उसे नखर कहते हैं। फिर देखेंगे इसमें जायांग। इसका जायांग कैसा होता है? तो इसका जायांग होता है द्विअंडपी या फिर युक्तांडपी होता है। इसका जायांग द्विअंडपी या युक्तांडपी होता है और आरंभ में यह एक कोष्ठी होता है। इसका जो जायांग होगा द्विअंडपी होगा या युक्तांडपी होगा और प्रारंभ में इसका जायांग जो होगा वो एक कोष्ठी होगा। फिर देखेंगे हम फल। जो आपका ये क्रूसीफेरी कुल है इसमें के जो पेड़ पौधे या पुष्प होते हैं उनका फल कैसा होता है? तो आरंभ में या एक, ये आपका इसमें हो जाएगा आरंभ में या एक कोष्ठी। ये आप जायांग के अंतर्गत यहाँ से देखेंगे। और इनका जो फल होता है वह सेलेकुआ या सिलिक्यूला होते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप एग्जाम में आपके पूछेगा तो आप इतना ही करेंगे और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आप स्वभाव एक वर्षीय व बहुवर्षीय शाख होता है। इसके बाद देखेंगे मूल रूट, इसकी जड़, तो इसकी जड़ मूसला जड़ होती है। इसके बाद देखेंगे आप स्तंभ स्टेम। इसका स्टेम कैसा होता है? शाखी होता है। शाखी होता है। ठोस होता है, ठोस बेलनाकार। पर्व व पर्व संधिया, यानी कि आप समझ रहे होंगे इसके जो नोड्स होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। और फिर देखेंगे हम पत्ती इसकी सरल एकांतर मूलज स्तंभिक और जलाकृत होती हैं। इसके बाद पुष्पक्रम इसका जो होता है असीमाक्ष, समशिखी और असीमाक्ष होता है। और इसका जो पुष्प होता है वो त्रिज्या सममित, द्विलिंगी, द्वितयी, चतुष्टयी होता है। और दलपुंज चार दली होता है। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी होता है। फल इसका सेलिकुआ और सिलिक्यूला होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो वर्गीकरण, जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं उसका हम वर्गीकृत स्थान देखेंगे। उसका वर्गीकृत उसको कैसे किया गया है, उसका विभाग कौन सा है, उपविभाग कौन सा है, वर्ग कौन सा है, वर्ग कौन सा है, श्रेणी कौन सा है, गण कौन सा है, कुल कौन सा है। तो इसको हम सबसे पहले इसका हम विभाग देते हैं कि इसके जो कुल क्रूसीफेरी होता है वह इसके जो पौधे होते हैं किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे विभाग, डिवीजन, यानी विभाग को इंग्लिश में हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन में यह आता है फेनेरोगेमिया के अंतर्गत आता है। और इसका जो उप विभाग होता है, इसका जो सब डिवीजन होगा
वो एंजियोस्पर्मी होता है। इनका जो उपविभाग होता है वो एंजियोस्पर्मी होता है। फिर देखेंगे ये किस वर्ग के अंतर्गत इस वर्ग में रखा गया है, तो इसको हम इसका वर्ग यानी कि क्लास ये होता है डाइकोटिलीडनी के क्लास में इसको रखा गया है। फिर इसका देखेंगे हम उपवर्ग, इसकी सब क्लास क्या होती है, तो इसकी जो सब क्लास होती है वो पोलीपेटली होती है, पोलीपेटली। और इसकी जो श्रेणी है, सीरीज या किस सीरीज में रखा गया है, तो इसकी सीरीज होगी थैलेमीफ्लोरी। और इसका जो गण होता है ऑर्डर, यानी कि इसके जो पौधे होते हैं क्रूसीफेरी के, वो किस ऑर्डर में रखे गए हैं, तो वो होता है पैराइटल्स, वो आपका होगा पैराइटल्स। और इसकी फैमिली तो आप वो सबसे ऊपर पढ़ ही रहे हैं, फैमिली इसकी क्रूसीफेरी फैमिली होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके संकेत और अन्य चीजें, और इसके महत्व, आर्थिक महत्व और औषधि, इससे जो इसके अंतर्गत कौन से पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं, कौन से फल आते हैं, वो सब हम आइए अब हम इसमें देखते हैं। ये कि जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं, उनके जो पुष्प होते हैं, उनको एक विशेष चिन्हों व सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे सरसों को आपको इस तरह से एक फार्मूले फ्लोरल डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। तो जो ये डायग्राम होता है, इनके जो विशेष प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे BR EBR, ये जो चिन्ह दिए गए हैं, इनको आइए समझते हैं, इनको कैसे हम पहचानेंगे। मान लीजिए ये सरसों आपको हमने यहाँ पे सरसों लिखा हुआ, इसको ये ऐसे लिख दिया गया, इसका एक फार्मूला फ्लोरल डायग्राम के माध्यम से पुष्प सूत्र को इसको लिख दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें, जब BR दिया होगा, जैसे सरसों में इसमें नहीं है, जब BR दिया होगा तो उसमें आप देखेंगे वह सहपत्री होगा। अगर BR दिया हुआ है तो वह सहपत्री होगा। अगर EBR दिया है तो असहपत्री होगा। जैसे आप लोग सरसों में देख रहे होंगे, इसमें EBR दिया हुआ है, कैपिटल E और स्मॉल b और R, तो यह असहपत्री होगा। अगर एक गोला है, अगर इस प्रकार का एक गोला है, इधर देखिए, इधर दिखता नहीं होगा, अगर ये एक गोला है और इसमें ऐसे एक एरो लगाया गया है, तो वह पुंकेसरी होगा और उसका पुष्प वह पुंकेसरी होगा इस चिन्ह के द्वारा। अगर ये दिया हुआ है, एक गोला है और ये ऐसे किया गया है, तो वह स्त्री केसरी होगा। कैसा होगा? स्त्री केसरी होगा। उसके बाद अगर ऐसा चिन्ह बनाया हुआ है, गोला के नीचे उसमें प्लस का है और ऊपर एरो दिया गया है, तो वह द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी क्या, उसमें नर और मादा एक में ही होंगे, वह द्विलिंगी होगा। और अगर सिर्फ ऐसे ये सर्कल हुआ है और उसमें प्लस का चिन्ह है बीच में, सेंटर में उसके प्लस का चिन्ह है, तो उसकी त्रिज्या सममित होगी, मतलब उसका जो पुष्प होगा उसकी त्रिज्या सममित होगी। और अगर परसेंटेज का जो चिन्ह दिया है, इससे वह एक व्यास सममित होगा, उसका पुष्प एक व्यास सममित होगा। और ये कैपिटल E और स्मॉल p, अगर इस प्रकार से किसी का फ्लोरल डायग्राम बनाया गया, उसमें ये दिया गया है, तो वह अनुवाहित दल होगा। उसका क्या होगा? अनुवाहित दल होगा। अगर कैपिटल K दिया हुआ है, तो उसका पृथक बाह्य दल पुंज होगा। उसका जो पुंज होगा वह पृथक बाह्य दल पुंज होगा, अगर कैपिटल K दिया हुआ है। और आपका K दिया गया है और इस K को एक ब्रैकेट में लिखा गया है, तो उसमें आप ये समझेंगे कि जो उसका दल होगा वो संयुक्त बाह्य दल पुंज होगा। उसका जो पुंज होगा वो संयुक्त बाह्य दल पुंज होगा, अगर कैपिटल K को ब्रैकेट में रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर C दिया हुआ है, अगर किसी फ्लोरल डायग्राम में C दिया हुआ है, तो वह उसका पृथक दल पुंज होगा। उसका जो पुंज होगा वह पृथक दल पुंज होगा। और अगर इसी C को हम कैपिटल C लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं, इस प्रकार का चिन्ह होगा, तो उसका वो संयुक्त दल पुंज होगा। इसके बाद हम देखेंगे C है और इसके नीचे, इसके बराबर में नहीं होगा, इसके नीचे अगर X लिखा हुआ है, तो वह दल पुंज क्रासवत होगा। क्रासवत इधर लिखा गया, वो उसका दलपुंज क्रासवत होगा। और इसके बाद हम कैपिटल P अगर पाएंगे, तो कैपिटल P में आपसे कैपिटल P से आप यह समझेंगे कि परिदल पुंज होगा। उसका जो पुष्प होगा वो परिदल पुंज होगा। और फिर अगर कैपिटल A ब्रैकेट में दिया गया, अगर ऐसे कैपिटल A होगा तो पुमंग उसका पृथक पुंकेसर होगा। और अगर कैपिटल A को ब्रैकेट में रख दिया गया, तो वह उसका पुमंग संयुक्त पुंकेसर होगा। फिर आप आइए G देखते हैं, कैपिटल G। जो आपकी कैपिटल G दी गई है, ये अगर ऐसे ही दी गई होगी, उसको ब्रैकेट में नहीं रखा गया होगा, तो जो कैपिटल G होगी वो जायांग
को प्रदर्शित करती है और यह पृथका अंडफी होगा। क्या होगा? पृथका अंडफी होगा। अगर इसी जी को ब्रैकेट में बंद किया गया है और उससे इंडिकेट किया गया है तो उसका जायांग युक्ता अंडफी होगा। उसका जायांग युक्ता अंडफी होगा अगर कैपिटल जी को ब्रैकेट में रख दिया गया है। फिर हम देखेंगे ये जी है और जी के नीचे, ये जैसे जी है और जी के नीचे आपको एक हल्की सी अंडरलाइन उसके नीचे की गई है तो उसका जो पुष्प होगा वो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होगा। उसमें जो इंडिकेट किया गया है जी और उसके नीचे हल्की सी अंडरलाइन, तो वह ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होगा। और फिर अगर जी दी गई है, जी दी गई है और उसके ऊपर ऐसे हल्की सी अंडरलाइन जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, उस पर हल्की सी अंडरलाइन है तो उसको अधोवर्ती अंडाशय कहते हैं। इस प्रकार आइए, इस प्रकार आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसको हम किस किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप सरसों में देख रहे होंगे, आइए हम सरसों के माध्यम से आपको उदाहरण में दिखाते हैं। देखिए आपका सरसों का ये फ्लोरल डायग्राम बनाया हुआ है, सरसों का ये फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और इसमें सबसे पहले लिखा कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल आर, ई बी आर, कैपिटल ई बी आर। तो आप यहाँ पर देखिए कैपिटल ई बी आर दिया, मतलब कि जो ये सरसों का है इसका जो पुष्प है वो असह पत्री है, असह पत्री है। असह पत्री होने के साथ साथ इसमें प्लस का जो दिया गया है, सर्कल में ऐसे प्लस बनाया गया है। इससे आप लोग यहाँ पे देखें ये क्या इंडिकेट करा, इसकी त्रिज्या, इसकी जो पुष्प है उसकी त्रिज्या सममित है, उसकी त्रिज्या सममित है, जो उसकी त्रिज्या है वो सममित है। इसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए ये आप चिन्ह देखिए और यहाँ पर देखिए वो द्विलिंगी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए ये द्विलिंगी, उसमें नर और मादा एक में ही, वह द्विलिंगी है। और ये जो आपका के दिया गया है, कैपिटल के दिया गया है सरसों के फ्लोरल डायग्राम में, जो आपको कैपिटल के दिया गया और उसके नीचे 2+2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल के है संयुक्त पृथक बाह्यतल पुंज, तो इसमें दो दो उसके दो भाग हैं, उसके दो दो भाग हैं। इसी प्रकार जो सी और एक्स और 4 दिया हुआ है, सी एक्स 4 दिया हुआ है, तो आप इसमें देखेंगे सी एक्स दलपुंज क्रासवत है और वो कितने हैं, वो 4 है। दलपुंज क्रासवत है और कितने हैं, 4 हैं। ठीक इसी प्रकार आप ये लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से अगर आप किसी का फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है तो आप यहीं से उसको निकालेंगे, वो फ्लोरल डायग्राम जो उसका दिया हुआ है चिन्हों के लिए कुंजी, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है चिन्हों के लिए कुंजी की फॉर सिंबल्स, उसका जो फ्लोरल पुष्प सूत्र है वो कैसे दिया गया हुआ है, उसका पुष्प सूत्र कैसे, इसमें पुष्प सूत्र तो दे दिया गया। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उसके पुष्प सूत्र में जैसे कैपिटल ई बी आर और सर्कल में प्लस और सी ए और जी के नीचे अंडरलाइन, ऊपर अंडरलाइन, तो आप नहीं बता पाएंगे कि वह सूत्र जो जिस पुष्प का दिया हुआ है। अब सरसों में देख ले, इसका अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ये आप लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं जो कुल क्रूसिफेरी है, इसमें जो पौधे आते हैं उनका हमारे जीवन में आर्थिक महत्व क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से पौधे या पुष्प आते हैं। तो इसको हम साफ करते हैं और उनका आर्थिक महत्व देखते हैं। कुल क्रूसीफेरी के अंतर्गत क्या क्या आता है और उनका क्या क्या हमारे जीवन में महत्व, आर्थिक महत्व, उनसे कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आर्थिक महत्व, इनका आर्थिक क्या महत्व है ये भी हम साफ कर देते हैं। उनका आपके जीवन में आर्थिक क्या महत्व है, आर्थिक महत्व, ठीक है, आर्थिक महत्व। तो जो ये कुल क्रोसीफेरी के कुल के जो होते हैं पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, जो इसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इनका जो होता है भोजन के रूप में। आर्थिक महत्व में आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भोजन के रूप में, इनका किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो सबसे पहले इस भोजन के रूप में हम हेडिंग डालेंगे ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया।
रेसिया। अब इस ब्रेसिका ओलेरेसिया इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इस ब्रेसिका ओलेरेसिया के अंतर्गत हमारी विभिन्न प्रकार की गोभी आती हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया के अंतर्गत गोभी आती हैं, जैसे आप लोग बंद गोभी, बंद गोभी, और एक आपकी आएगी बटन गोभी, बटन गोभी, और एक आपकी आएगी फूल गोभी, फूल गोभी। बंद गोभी को हम पात गोभी या पत्ता गोभी भी कहते हैं, पात गोभी। इसके आर्थिक महत्व में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भोजन के रूप में। भोजन के रूप में डालेंगे ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया के अंतर्गत गोभी इसकी विभिन्न जातियां आती हैं। इसमें आप लिख लेंगे बटन गोभी, बंद गोभी, इसी को हम पात गोभी कहते हैं। और आपकी तीसरी हो जाएगी फूल गोभी। इनका हम प्रयोग सब्जियों के रूप में करते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको दूसरा इनका महत्व बताते हैं, मूली। इसकी दूसरी लिख लीजिए मूली, और लिख लीजिए सलजम, और लिख लीजिए गाजर, कैरोट। इसके अंतर्गत ये भी आती हैं, इसका हम सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें तीसरी लिख लीजिए आप सरसों। सरसों, सरसों क्या होती है? ये जब सरसों की जो सरसों होती है, इसकी पेराई की जाती है, तो इसके बाद इसमें से तेल निकलता है। तेल, उस तेल का हम सब्जियों के रूप में वह विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने में किया जाता है। तो इसमें आप लिख लेंगे सरसों का तेल, और इसका तेल खाया भी जाता है, तो इसलिए लिख देंगे खाद्य तेल। और आप लिख लेंगे इससे जो पेराई की जाती है, उसके बाद इस सरसों की जब पेराई हो जाती है तो इसकी खली बचती है, और जो खली होती है वो जानवरों को खिलाने के लिए काम में लाई जाती है। खली, बची खली जानवरों को खिलाने के लिए, बची खली जानवरों को खिलाने के लिए। ये इसका हो गया आर्थिक महत्व। अब हम देखेंगे औषधि के रूप में इसका, इसके अंतर्गत जो क्रूसीफेरी में आते हैं उनका औषधि के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, उनका हम औषधि के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। औषधि के रूप में इसमें हम लिखेंगे औषध के रूप में, इसके अंदर लिखेंगे बनारसी रई, बनारसी रई। जो आपकी ये बनारसी रई होती है, इसमें इसके पत्ते और तने, इसके जो पत्ते और तने होते हैं, इसको इस पर स्कर्वी के रोग में उपयोग किया जाता है। जिसको स्कर्वी का रोग हो जाता है, उसको बनारसी जो रई होती है, इसके पत्ते और तने को औषध के रूप में दिया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे एक आता है तरहा। क्या आता है? तरहा। जो तरहा के बीज होते हैं, इनका उपचार, जो तरहा के बीज होते हैं इनका औषध के रूप में जिनको दमा आता है उनको दिया जाता है, इनके बीज। फिर आप लिख लेंगे तारमीन। तीसरा आप लोग लिख लेंगे तारमीन। जो तारमीन होता है, इसको जो लोग कट जाते हैं या जो जल जाते हैं, उनके घावों को भरने के लिए इस तेल का प्रयोग किया जाता है। जले हुए घावों को भरने के लिए, जले घाव को ठीक करने के लिए, या अन्य घावों को ठीक करने के लिए, जले घाव को ठीक करना, इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा, 1 2 3 4, चौथा आपका हो जाएगा हलीमा। हलीमा आपका जो हलीमा होता है, इनके बीजों का उपचार, इनके जो बीज होते हैं, ये बीज औषध के रूप में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं? इनके बीज जिनको जिगर का रोग होता है उनको दिए जाते हैं हलीमा के। जिगर का रोग, यहाँ पर लिख लेंगे बीज। फिर औषध के रूप में हो गया। अब आप देखेंगे सजावटी के रूप में, सजावटी, सजावटी के रूप में उपयोग। सजावटी के रूप में सबसे पहले इसमें लिखेंगे एलिसम कैंडी,
कैंडिकप्ट हो जाएगा आपका, चेरेंथस हो जाएगा और मोथियोला हो जाएगा। आदि इसके अंतर्गत सजावटी के रूप में विभिन्न आते हैं। एलिसन हो गया, कैंडिसेप्ट हो गया, चेई एरेंथस हो गया, मोथियोला हो गया। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मिलते हैं कल अगली क्लास में। कल आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, उसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको बायोलॉजी में जो टॉपिक दिया होगा होम गार्डन या विंड ब्रेक, यही कुछ हम उसमें पढ़ाने वाला है। इलेक्ट्रॉपिंग कुछ पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपका एक कुल समाप्त होता है, आपका एक कुल समाप्त हो गया और हाँ आपका एक कुल समाप्त हो गया। उसके बाद हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको रोजाना 3 बजे इसी चैनल पर बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ क्लासें रोजाना 3 बजे और शाम में लाइव आपको क्लास मिलेगी। एक 7 बजे 7 से 8 और एक 8 से 9 उमेश सर के द्वारा और मेरे द्वारा आपको रोजाना 3 बजे क्लास अपलोड माध्यम से मिल जाएगी। अगर आपको इतना कुछ आपको पढ़ाया, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन वो डाल देंगे और फिर कल जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो आपके क्वेश्चन हम देख लेंगे। वह क्वेश्चन यहाँ पर हम बता देंगे। फिर चाहे जिस सब्जेक्ट की क्लास हो वो क्वेश्चन बताकर तब उस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। तो यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।